Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our course. तो चलिए एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम ज्योग्राफी का भी इंक्लूड करेंगे अभी आगे वाले लेक्चर्स में। तो चलिए जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हम पढ़ रहे थे ना कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट वेव्स के साथ। तो हीट वेव्स बेसिकली क्या होती है, मतलब गर्म हवाएं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्म हवाएं, जैसे लू वगैरह चलती है ना, तो हीट वेव बोलते हैं उसको। जब बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है गर्मियों में, है ना, तो हीट वेव आती है। अब इसकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि गर्म हवा चलने लगी तो आपने उसको हीट वेव बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर विच टिपिकली ऑकर्स बिटवीन मार्च एंड जून। तो गर्मियों के महीने में आती है ना, विच इन सम रेयर केसेज एंड एक्सटेंड्स टिल जुलाई, है ना, तो जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो बेसिकली अभी आगे बात करेंगे इसका क्या कंडीशन है। तो WMO जो है हमारा, है ना, वो आइडेंटिफाई करता है हीट वेव जब डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना, वो अगले पाँच कॉन्जिक्यूटिव डेज़ में, मतलब मान लो आज से स्टार्ट हुआ, आज से लेकर अगले एक हफ्ते तक या फिर अगले 5 दिन तक, हर दिन जो टेम्परेचर है वो एवरेज से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो। मतलब हो सकता है एवरेज टेम्परेचर यहाँ मान लो कि कहीं भी एवरेज टेम्परेचर गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस है ना, नॉर्मल रहता है, बट 5 कॉन्जिक्यूटिव दिन के लिए ये 40 डिग्री चल रहा है, तब हम बोल देंगे कि हीट वेव आया हुआ है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसका है, ये डेफिनेशन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। वो क्या बोलता है, 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक अगर एवरेज जो टेम्परेचर है वो एवरेज से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि वो हीट वेव आ गई है। और IMD भी डिफाइन करता है, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे IMD कैसे डिफाइन करता है। तो IMD भी कलर कोडेड वार्निंग देता है, रेड ऑरेंज, इस टाइप से, रेड येलो ऑरेंज, है ना। तो सबसे कम जो सबसे लेस सीवियर होती है वो ग्रीन होती है, फिर येलो आती है, फिर ऑरेंज आती है और फिर रेड आती है। तो IMD कैसे आइडेंटिफाई करता है, देख लेते हैं IMD का क्या क्राइटेरिया है। तो दो चीज़ें हैं, प्लेन्स के लिए, हिल्स के लिए अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं अपन, इसको कर देते हैं, क्या करें, येलो कर दें, ब्लैक कर देते हैं। तो प्लेन्स के लिए अलग करता है और हिली एरियाज़ के लिए अलग करता है, ठीक है। तो प्लेन्स के लिए क्या होता है, प्लेन्स के लिए हीट वेव कब आती है, जब जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, है ना। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है प्लेन्स के लिए, और हिली एरियाज़ के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं कि वहाँ पे हीट वेव आई है। इफ़ बिलो क्राइटेरियाज आर मेट, अब ये क्राइटेरियाज हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बेस करें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को देखते हुए हीट वेव कब आता है, जब जो नॉर्मल टेम्परेचर से जो अभी टेम्परेचर चल रहा है वो 4.5 से 6 डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है 30 डिग्री चल रहा हो, है ना, तो अब 30 से बढ़कर जो टेम्परेचर है वो 34.5 हो गया हो या फिर 36.4 हो गया हो, है ना। तो ये इतना डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज आता है ना, तो उसको हम हीट वेव बोल देते हैं। सीवियर हीट वेव कब आता है, जब इससे भी ज़्यादा हो जाए, 6.4 से भी ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम वो बोल देते हैं सीवियर हीट वेव। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बेस्ड हो गया, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से अगर नॉर्मल टेम्परेचर से इतना डेविएशन है तो उसको हम हीट वेव बोलते हैं। अब मैक्सिमम टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बेस करता है, मान लो कोई रीजन है उसमें पर्टिकुलर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री या 35 डिग्री है, मान लो, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, कोई मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है किसी रीजन में, तो अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर गोज़ बियॉन्ड 45 डिग्री सेल्सियस, तो हीट वेव आ जाता है। और सीवियर कब होता है, जब वो 47 से ऊपर चला जाए। तो नॉर्मल हीट वेव आता है जब 45 से ऊपर चला जाए, और सीवियर कब आता है, जब 47 से ऊपर चला जाए। कोस्टल एरियाज़ के लिए कैसे डिफाइंड है, व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर का जो चेंज है वो 4.5 डिग्री या उससे ज़्यादा हो, तो हम बोलते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में हीट वेव आ गया। और एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 37 डिग्री या उससे ज़्यादा अगर हो तो हम बोलते हैं हीट वेव आ गया है। तो ये है टेम्परेचर में चेंज, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोस्टल एरियाज़ में। तो कोस्टल एरियाज़ में अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं हीट वेव आ गया है, या फिर 4.5 डिग्री या उससे ज़्यादा का चेंज आया हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और CDRI की बात करते हैं। अगेन पेन चेंज करना पड़ेगा,
CDRI की क्या CDRI क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये किसने लॉन्च किया है? ये अपना इंडिया का ही है, इंडिया ने ही लॉन्च किया है इसको, है ना। तो जैसे ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वैसे ही CDRI भी है। तो ये सब किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया था? ये अपने PMG ने लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। तो क्या होता है नाम में ही देखो क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजास्टर से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि डिज़ास्टर आए तो वो ख़राब ना हो, टूटे नहीं। जैसे मान लो साइक्लोन आ गया है ना, तो साइक्लोन आ गया, ऐसा नहीं साइक्लोन आ गया तो बिल्डिंग गिर गई, ऐसा हम बनाएंगे बिल्डिंग कि वो साइक्लोन को झेल पाए। रेजिलेंट मतलब झेलना, ठीक है। तो डिज़ास्टर को झेलने टाइप्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, CDRI। तो यही है बेसिकली। क्या करेगा इसमें? सारे ग्लोबल पार्टनरशिप होगा, नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज और प्रोग्राम्स, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, अकेडमिया है, नॉलेज इंस्टीट्यूशन है, इन सबको एक साथ लेके आएंगे। इन सबको एक साथ ले आके फिर चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा टाइप, कि भाई अब क्या करें, कैसे बनाएं रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको बेसिकली ये प्रमोट करेंगे, नए जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं उसको हम क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क से रेजिलिएंट बनाएंगे, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर पाएँ, ठीक है। अब इन्वायरमेंट हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम जल्दी से ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देते हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा था नहीं। एग्रो मीटरोलॉजी की बात करते हैं। तो एग्रो मीटरोलॉजी क्या है? इसको नाम से तोड़ो, एग्रो और मीटरोलॉजी। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मीटरोलॉजी मतलब जो बेसिकली वेदर और वेदर और क्लाइमेट को हम देखते हैं ना कि वेदर और क्लाइमेट कैसा है, उसको मीटरोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम वेदर और क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके, है ना, उसको हम उसकी इन्फॉर्मेशन को हम एग्रीकल्चर में यूटिलाइज़ करते हैं ताकि उसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एग्रो मीटरोलॉजी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो मीटरोलॉजी, ठीक है। तो एग्रो मीटरोलॉजी समझ में आया क्या है? वेदर और क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को जब हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रो मीटरोलॉजी, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं बोरियल समर इंटरनेशनल सीजनल ऑसिलेशंस की बात करते हैं, BSISO। BSISO क्या है? ये बेसिकली क्या होता है? इंडियन ओशन जो होता है ना हमारा, ये अपना इंडिया है ना, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा इंडियन ओशन, मतलब पूरा ही काउंट होता है इंडियन ओशन, है ना। फिर यहाँ पे आओगे आप, ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर यहाँ पे पैसिफिक ओशन आता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि पैसिफिक और इंडियन ओशन, है ना, इनके बीच में ना टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है, हीट इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में चली जाती है, कभी पैसिफिक से इंडिया में आ जाती है। तो ये ऑसिलेट होती रहती है। हीट का जो मूवमेंट होता है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में, वो ऑसिलेट होता रहता है। कभी इंडिया से पैसिफिक में चली जाती है और कभी पैसिफिक से इंडिया में आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। समझ में आया? क्या बोलते हैं? बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है कहाँ से? फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रफली एवरी 10 to 50 डेज़ ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के टाइम में जो हीट होती है वो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाती है हर 10 से 50 दिन में। उसको हम बोलते हैं बोरियल समर है तो मतलब समर के टाइम, मतलब समर के बाद जब मानसून आता है तभी होगा, है ना। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, ये बेसिकली एक्टिव और ब्रेक पीरियड्स मानसून के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब मान लो हीट जो है वो इंडियन ओशन से इधर चली गई पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पे मानसून नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से तो हीट ट्रांसफ़र हो गई, तो तब ब्रेक हो जाएगा। और जब हीट वापस आ जाएगी यहाँ पे, तो तब एक्टिव मानसून हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कभी हैवी रेनफॉल हो जाएगी और कभी कम हो जाएगी। इन विच वीक्स ऑफ हैवी रेनफॉल गिव वे टू ब्रिलियंट सनसेट बिफोर एंड स्टार्ट ऑल अगेन, ठीक है। एक्टिव और ब्रेक बस है, ये याद रखो कि एक्टिव और ब्रेक जो मानसून का है उसको ये बताता है होता क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में, ठीक है। बस इतना याद रखना। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। उसके बाद आगे आते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात करते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली 1999 में ऑटोनॉमस बॉडी बनी थी, किसके अंडर? ओशन के लिए काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है ना। एंड एक ऐसा यूनिट काम करती है अंडर अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है? नाम में ही है, ओशन इन्फॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, है ना। तो वही काम करती है, क्या करती है? ओशन इन्फॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करेगी? सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसी, साइंटिफिक कम्युनिटी, इन सबको ये ओशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट कैरीज आउट सस्टेन्ड ओशन और ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट थ्रू सिस्टमैटिक एंड फोकस रिसर्च। हाँ, रिसर्च करती है बस, और क्या। आगे बढ़ते हैं और एनसो की बात करते हैं। तो एनसो क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या होता है ये एनसो? इट इज़ अ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर इन द ईस्ट एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। देखो क्या होता है कि देखो अब पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है।
यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है। अभी क्या है, ये अपना इंडियन ओशन है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है, लेट से इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना वो साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये अपना पैसिफिक है, यहाँ सेंट्रल पैसिफिक है, ये अपना वेस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है, और ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो कोल्ड करंट जाता है, यहाँ से कोल्ड करंट जाता है, दैट इज़ पिरोवियन करंट। यहाँ पे इसको बोलते हैं ना पिरोवियन, या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो पिरोवियन, यहाँ पे पीरू है, तो पिरोवियन करंट इज़ अ कोल्ड करंट, और यहाँ पे वार्म करंट आता है। तो जनरली क्या होता है, ये वाला साइड वार्म होता है जनरली, और ये वाला साइड कोल्ड होता है ना। तो एनसो में क्या होता है, एनसो बेसिकली क्या होता है, ये जब फ्लक्चुएट होता है ना, ये टेम्परेचर जो है सेंट्रल, और ये सेंट्रल है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक यहाँ का टेम्परेचर, और जब यहाँ का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कभी ये ज़्यादा हो गया, कभी ये ज़्यादा हो गया, इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि एल नीनो क्या होता है ना। एल नीनो, व्हाट इज़ एल नीनो एंड व्हाट इज़ ला नीना, हम ये देखते हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि जनरल जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न साइड है, मतलब यानी पैसिफिक के वेस्टर्न साइड, यहाँ पे वार्म होता है, ठीक है, यहाँ पे वार्म होता है ना। और यहाँ पिरोवियन करंट के साइड, जहाँ पे ये ईस्टर्न मार्जिन है पैसिफिक का, या फिर आप वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका बोल सकते हो, यहाँ पे कोल्ड होता है ना। तो जनरली क्या होता है, अब कोल्ड जनरली क्या होता है, पानी कैसे मूव करता है, पानी यहाँ से इधर मूव करता है, ठीक है। कोल्ड वाला इधर जाता है और वार्म वाला फिर इधर जाता है, ठीक है। तो देखो अब वार्म वाले में क्या होता है, ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, और ये ऐसे ऊपर जाता है। क्यों ऐसे जाता है, यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे वार्म है, तो क्या होता है कि वार्म करंट होने की वजह से यहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। एयर गर्म होती है तो क्या होती है, ये ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्लाउड बनाती है, क्लाउड बना के यहाँ पे बारिश करती है, ठीक है। और फिर ये इधर जाती है, फिर कूल डाउन होती है, फिर नीचे आती है, इस टाइप से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये है नॉर्मल सर्कुलेशन। अब एल नीनो में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एल नीनो में क्या होता है। अब मान लो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और हमारा ये है साउथ अमेरिका, लेट्स से ऐसे मान लो साउथ अमेरिका है। तो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में ये इंटरचेंज हो जाती है। एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ वार्म हो जाता है, यहाँ वार्म हो जाता है, ठीक है, और यहाँ कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वार्म और यहाँ कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, जो सर्कुलेशन पहले ऐसा चल रहा था, ऐसा ऐसा और ऐसे चल रहा था, है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे वार्म था, ऑस्ट्रेलिया की जगह वार्म था, यहाँ पे कोल्ड था, है ना। तो क्या हो रहा था, वार्म एयर यहाँ से राइज़ कर रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही थी, है ना, और यहाँ पे बारिश हो रही थी, और फिर इधर जा रही थी एयर, और कूल डाउन होकर फिर नीचे आ रही थी, इस टाइप से चल रही थी एयर, है ना। ऐसे सर्कुलेशन हो रहा था। अब क्या हो गया, ये सर्कुलेशन जस्ट उल्टा हो गया। अब ये सर्कुलेशन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म आ गया ना, तो यहाँ पे एयर राइज़ करेगी, बारिश इधर होगी, है ना, बारिश इधर होगी, और फिर इधर जाएगी एयर, और नीचे जाएगी, और फिर ऐसे आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले मानसून आ रहा था, यहाँ मानसून नहीं आएगा, मानसून नहीं आएगा तो यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेसिव बारिश होगी, तो एक्सेसिव यहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी। ये सेंट्रल पैसिफिक है, ठीक है, और यहाँ पे ये ईस्टर्न पैसिफिक है। तो चाइना भी इधर है, चाइना भी इधर साइड है, ठीक है। तो चाइना में भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में मानसून ख़राब हो जाता है, इंडिया में भी ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एल नीनो, समझ में आया, दिस इज़ कॉल्ड एल नीनो। इरेजर ले लेते हैं, अरे ये तो पूरा ही इरेज हो गया। एनीवेज, तो इसको बोलते हैं एल नीनो। और ला नीना क्या होता है, ला नीना जैसे इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, है ना, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, एल नीनो में क्या हो रहा था, यहाँ पे वार्म था, यहाँ पे कोल्ड था, है ना। तो इसका उल्टा मतलब यहाँ पे एक्सेसिव कोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेसिव वार्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एल नीनो का उल्टा तो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल में भी तो यही था, यहाँ पे वार्म था, यहाँ पे कोल्ड था। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल में भी यही था, यहाँ पे वार्म था, यहाँ पे कोल्ड था, बट डिग्री ऑफ जो कोल्डनेस होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। ला नीना में ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा वार्म अप होने से क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिव बारिश हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, वो होता है ला नीना, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है, देखो एल नीनो क्या है, ये रहा तुम्हारा ये है, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका का कोस्ट, ठीक है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो एल नीनो में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे वार्म हो जाता है और यहाँ पे कोल्ड हो जाता है। तो जो पहले जो ये कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, यहाँ बारिश होगी, ठीक है, और इधर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, इस टाइप से फ्लो होती है एयर, ठीक है। और ला नीना इसका जस्ट उल्टा होता है।
तो अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोल्ड फेस होता है, इसमें वार्म फेस होता है। अपवेलिंग इन्हांस्ड और रिड्यूस। अपवेलिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अपवेलिंग क्या होता है, पहले आपको अपवेलिंग बता देता हूँ। अपवेलिंग क्या होता है कि देखो, जब कोल्ड करंट जहाँ से हमने देखा था ना कि यहाँ से जब पानी इधर जाता है, जब नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा था कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका ये है, आपका ये अमेरिका है, ठीक है। तो कोल्ड करंट इधर जा रहा था, है ना, कोल्ड करंट इधर जा रहा था। तो जब ऊपर का पानी ऐसे ही एयर मूव कर रही थी ना इधर से, पहले वार्म एयर इधर से राइज कर रही थी, फिर इधर आ रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, है ना। तो ये पानी इधर जा रहा था, कोल्ड इधर वाला पानी यहाँ जा रहा था। तो जब ये पानी इधर जाता है तो नीचे से पानी यहाँ ऊपर आता है। जब ये नीचे से न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवेलिंग, ठीक है। अपवेलिंग क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस वाला पानी इधर जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, है ना। तो नीचे से पानी ऊपर आएगा, तो जब नीचे से पानी ऊपर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अप मतलब ऊपर आना, वेलिंग मतलब ऊपर आना, अपवेल मतलब कि ऊपर आना, ठीक है। तो लानीना में क्या होता है, लानीना में ये ऊपर आता है ना। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई कोल्ड करंट होता नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे आता है, यहाँ पे तो इस साइड से आता है ना पानी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इधर साइड अपवेलिंग नहीं होती है या बहुत कम होती है। ट्रेड विंड्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, है ना, यहाँ पे वीकर हो जाती हैं। उसके बाद इंडियन मानसून की बात करें तो लानीना में हमने देखा था कि हैवी मानसून आता है ना, बेटर देन नॉर्मल मानसून, मे कॉज फ्लड्स ऑल्सो। और यहाँ पे वीक हो जाता है एल नीनो में, तो यहाँ पे ड्रॉट आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो लानीना लेस फ्रीक्वेंट है और एल नीनो मोर फ्रीक्वेंट है, हर 5-6 साल में आ जाता है। लानीना के अगर इम्पैक्ट्स की बात करें तो लानीना के क्या इम्पैक्ट्स हैं। लानीना बेसिकली इसमें क्या होता है, विंटर ज़्यादा कोल्ड हो जाती है इंडिया में, है ना, और जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है क्योंकि ये अपने साथ न्यूट्रिएंटेड वाटर का अपवेलिंग होता है। हमने देखा था ना कि नीचे से ऊपर आता है पानी, तो इसको अपवेलिंग बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है। वाटर सप्लाई की बात करें तो हैवी मानसून आते हैं साउथ एशिया में, इंडिया और बांग्लादेश में हैवी फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब है। और ड्रॉट्स कहाँ आएंगे, ड्रॉट्स दूसरी जगह आएंगे। जो आपका ये वाला कोस्ट है, पेरोवियन कोस्ट, यहाँ पे ड्रॉट्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉट आता है और बाकी इधर साइड क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, किसमें, ला नीना में। समझ में आ गया, चलो। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकेन्स की। व्हाट आर मेडिकेन्स। अब देखो नाम में क्या है, मेडी को अलग कर दो, केन्स को अलग कर दो। मेडी मतलब मेडिटेरियन, केन्स मतलब हरिकेन्स। तो ये बेसिकली जब हरिकेन्स मेडिटेरियन रीजन में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेन्स, ठीक है। तो ये कहाँ आते हैं, मेडिटेरियन सी के क्रॉस आते हैं। और ये मेडिकेन्स कहाँ पे अकर होते हैं, दे अकर इन कोल्डर वाटर्स एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए हम लोग टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास चाहिए होता है ना, बट मेडिकेन्स के लिए ऐसा नहीं चाहिए होता। मेडिकेन्स के लिए ये मतलब लेस टेम्परेचर पे भी कोल्डर वाटर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स एंड टाइफून्स, ठीक है। तो इनका जो कोर रहता है मेडिकेन्स का, वो बहुत ही क्या रहता है, वो बहुत ही कोल्ड रहता है ना। जो कोर इसका रहता है दैट इज़ कोल्ड इन कंपैरिजन टू द वार्म कोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उसके बाद मेडिकेन्स की अगर बात करें तो ये वीकर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, दे आर वीकर एंड स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो बस यही याद रखना है आपको, मेडिकेन्स जो हैं वो वीकर होते हैं और स्मॉलर होते हैं साइज में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, मोज़ियाक मिशन। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले कई सालों से। तो मोज़ियाक क्या है, मोज़ियाक बेसिकली एक ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी है जो आर्कटिक के क्लाइमेट को स्टडी करेगी। तो 1 ईयर का लॉन्ग एक्सपेडिशन है। इसमें जर्मनी का एक है पोलर स्टर्न करके वेसल, है ना, वो गया हुआ है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट देशों के साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड हुए हैं और वो आर्कटिक के क्लाइमेट को स्टडी करेंगे, है ना। बस यही सब है इसमें, और तो कुछ नहीं। और फोरकास्ट करेंगे वेदर चेंज को। तो वो है अपना मोज़ियाक मिशन, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।